मैं ऋषभ सिंह योगेंद्र टाइम्स पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे आपने पिछली वीडियो देखा, पिछली वीडियो में हमने भारत के संविधान के पाठ्यक्रम पे चर्चा की थी। तो मैंने जब पाठ्यक्रम पे चर्चा की थी तो सबसे पहला पाठ्यक्रम आपको जो बताया था वो था भारत का संवैधानिक विकास। तो आज की हमारी जो चर्चा है वो चर्चा भारत के संवैधानिक विकास से ही शुरू होगी। तो संविधान पढ़ने से पहले हम उसकी कुछ मूलतः बातों को जानना चाहते हैं। जैसे आप लोग अक्सर बुक में देखते हैं या कहीं कोचिंग करने जाते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अपने दोस्त के साथ ही कभी पढ़ने बैठते हैं तो आप क्या कहते हैं कि हम संविधान पढ़ने जा रहे हैं। कभी कभी वही बच्चा कहता है कि हम पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं। दोनों चीज़ें एक नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कैसे? जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसे हम मूलतः बोलते हैं संविधान, और जो पॉलिटी होता है उसे हम बोलते हैं राज्य व्यवस्था। लेकिन जनरल भाषा में हम क्या करते हैं, हम दोनों को एक ही उच्चारित करते हैं, जो कि यथार्थता गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान और पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था, और दोनों में व्यापक अंतर होता है। दोनों में व्यापक अंतर होता है। संविधान क्या होता है तो आपको मैं थोड़ा यहाँ संक्षेप में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसकी तुलना आपसे नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुलना बताने के लिए फिर आधा घंटे से 40 मिनट का समय इसी पे लग जाएगा कि पॉलिटी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर पॉलिटिक्स क्या होती है। तो इन सब पे हम चर्चा पे नहीं जाएंगे। आज हम सिर्फ इतना समझेंगे कि संविधान एवं राज्य व्यवस्था क्या होती है। सिर्फ संक्षेप में संविधान क्या होती है। संविधान उन नियमों एवं प्रावधानों का संग्रह होती है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। शासन संचालित करने का यहाँ मतलब जो होता है वो है सार्वजनिक जीवन का संचालन, सार्वजनिक जीवन का संचालन, सार्वजनिक जीवन का संचालन। और राज्य व्यवस्था क्या होती है तो पहले आपने देखा संविधान उन नियमों मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ प्रावधान होंगे, कुछ उपनियम होंगे, कुछ कानून होंगे। जैसे आपने पढ़ा अस्पृश्यता का अंत, तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में लिखा गया, ये हमारे संविधान में है। लेकिन अस्पृश्यता करने पर हमें क्या दंड मिलेगा, क्या सजा होगी उसकी, ये हमारे अनुच्छेद 17 में नहीं लिखा गया। वो कहाँ लिखा गया है? वो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कैसे हम पढ़ते हैं? जब संसद कोई कानून बनाती है या कोर्ट कोई निर्णय देती है, उन सबको किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं? राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा संविधान क्या होती है। संविधान उन नियमों प्रावधानों का संग्रह होती है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन संचालित होता है। तो राज्य व्यवस्था क्या होती है? राज्य व्यवस्था संविधान का एक आपके अप्लाइड फॉर्म होता है या उसका अनुप्रयोग होता है। क्योंकि कोर्ट क्या निर्णय दे रही है, संसद क्या कानून बना रही है, ये किसके माध्यम से बनाती है? संविधान को ध्यान में रखकर ही बनाती है। तो आपको बेसिक चीज मैंने बताया कि संविधान एवं राज्य व्यवस्था दोनों अलग अलग चीज हैं, लेकिन हमें दोनों एक साथ ही पढ़ना है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं कि अगर आप सिर्फ संविधान पढ़ लिए और राज्य व्यवस्था नहीं पढ़े हैं तो आप अधूरी पढ़ाई कर रहे हैं। आपको दोनों पढ़ना है, आपको संविधान भी पढ़ना है, राज्य व्यवस्था भी पढ़ना है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में लिखा गया है, उसके लिए संसद ने कौन सा कानून बनाया, ये आप किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। ये आपकी मोटी मोटी बातें हुई। अब हम अपने सिलेबस पे आएंगे, और सिलेबस क्या है हमारा? भारत का संवैधानिक विकास। तो आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो देख ली होगी, और वीडियो देखने के साथ साथ आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा। ये मेरी आपसे विनती है कि आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जो आपका पहला टॉपिक है आज, उसे हम बोलते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। और भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम मूलतः जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एक्ट या कानून। एक्ट या कानून। तो भारत का संविधान बनने की जो पृष्ठभूमि थी, जो आधार थी, वो 1600 ईस्वी के राजलेख से ही शुरू हो गई थी। लेकिन 1600 ईस्वी से लेके 1947 तक ये जो क्रम था काफी धीरे था। लेकिन जब 1946 में आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 हमारी संविधान सभा बैठी, तो वहां से क्या हुआ? संवैधानिक विकास काफी तेज हो गया। तो आज इसके अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत, वो हम पढ़ते हैं मूलतः एक्ट या अधिनियम। अधिनियम इसे हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक भाग होगा हमारा कंपनी के अधीन शासन, एक भाग होगा हमारा कंपनी के अधीन शासन, और दूसरा भाग जो होगा हमारा वो होगा क्राउन के अधीन शासन या ताज के अधीन शासन। पहला होगा हमारा कंपनी के अधीन शासन, और दूसरा हम पढ़ेंगे ताज या क्राउन के अधीन शासन। क्राउन के अधीन शासन।
तो एक्ट पढ़ने से पहले मूलतः हम ये पढ़ेंगे कि कंपनी कैसे बनी या कंपनी कैसे बनकर तैयार हुई। सबसे पहले हम इस पर ध्यान देंगे। इसको आगे बढ़ाते हुए हम ध्यान देंगे कंपनी बनी कैसे। तो आप लोग जानते हैं 16वीं शताब्दी की बात है। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ का शासन था, और जब महारानी एलिजाबेथ का शासन चला था तो इस काल को इंग्लैंड के इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी समुद्री व्यापारी थे वो क्या कर रहे थे, समुद्री यात्राएं कर रहे थे, साथ में व्यापार कर रहे थे, अपार धन संपत्ति लेके आ रहे थे। इन सब में क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसका नाम था मिल्टन हॉल। एक व्यक्ति था मिल्टन हॉल, और मिल्टन हॉल ने क्या किया, 1597 ईस्वी में ये स्थल मार्ग से भारत पहुंचा। और भारत में इसने रह के 1597 से लेकर 1599 तक क्या किया, व्यापार किया। और 99 व्यापार करने के बाद जब ये इंग्लैंड वापस गया 1599 में, तो ये भारत से अपार संपत्ति लेके गया। 1599 जब ये इंग्लैंड वापस गया तो ये भारत से अपार संपत्ति लेके गया। और जब अपार संपत्ति लेके गया तो आप लोग जानते हैं, जैसे कब कोई आपका व्यक्ति हुआ, कोई दोस्त होगा, जब कहीं बाहर कमाने जाता है और जब वो आता है तो क्या करता है, बढ़िया आलीशान घर बनवाएगा, गाड़ी खरीदेगा, मोटी मोटी चैन पहनेगा। तो ऐसे मिल्टन हॉल ने क्या किया, पहुंचते ही आलीशान घर बनवाया होगा, कुछ गाड़ियां खरीदी होंगी, कुछ नवाबों जैसी रुतबे जैसी जिंदगी जीना शुरू किया होगा। तो इसके साथ के जो अन्य व्यापारी थे, उन अन्य व्यापारियों ने क्या कहा, इससे पूछा कि आप इतनी अपार धन संपत्ति कहाँ से लेके आए। तो अन्य व्यापारियों को इसने बताया, अपने दोस्तों को बताया कि मैंने पूर्वी एशिया से या भारत साथ क्या किया, व्यापार किया। उस व्यापार में जो मुझे धन संपत्ति प्राप्त हुई, उसी वजह से मैंने इतना बड़ा काम सब कुछ किया। जब अन्य व्यापारियों की बात पता चली तो अन्य व्यापारी भी उत्सुक हुए कि अब हमें भी व्यापार करना चाहिए। इसी क्रम में क्या हुआ, इंग्लैंड के कुछ व्यापारी जो थे उन्हें बोला जाता था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। क्या बोला जाता था, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। तो इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों जिन्हें मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स बोला जाता था, उन्होंने क्या किया, एक संगोष्ठी बुलाई, एक सभा एवं सम्मेलन बुलाया, और जिसमें उन्होंने यह डिसाइड किया या निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, पूर्वी एशिया से व्यापार करने के लिए जाएंगे। इस मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स में जो मुख्य सदस्य थे, जिन्हें आप कह सकते हैं कंपनी के हेड जो थे, उनमें एक का नाम था जॉर्ज व्हाइट, एक का नाम था जॉन वाट्स। ये कहीं पूछा नहीं जाता, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ। एक का नाम था जॉर्ज व्हाइट, एक का नाम था जॉन वाट्स। ये आप कह सकते हैं कंपनी के हेड थे। तो इन सब ने क्या सोचा कि हम एक ऐसी कंपनी बनाए जो क्या करे, पूर्वी एशिया से व्यापार करने के लिए चले। अब जब कंपनी बनने की रणनीति जो उनकी थी, इन्होंने सोच ली, कंपनी बन के तैयार भी हो गई, लेकिन अब इन्हें व्यापार करने के लिए अगर जाना है बाहर, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ की रानी महारानी या जो राजा हुए उनसे आदेश लेना पड़ेगा। इसी क्रम में इन्होंने क्या किया, जब कंपनी बना के तैयार कर दी तो महारानी से क्या मांगा, आदेश मांगा। और जब महारानी ने आदेश दिया तो उस आदेश जिस एक्ट के माध्यम से दिया था, उस एक्ट को कहते हैं 1600 ईस्वी का राजलेख। क्या कहते हैं उसे, 1600 ईस्वी का राजलेख। 1600 ईस्वी का राजलेख। और इसे हम किसके अधीन पढ़ेंगे, ये हमारा पहला एक्ट है, इसे हम पढ़ेंगे कंपनी के अधीन अधिनियम है, कंपनी के अधीन शासन। इसके अंतर्गत जो पहला एक्ट आया था वो एक्ट था 1600 ईस्वी का राजलेख। कंपनी के अधीन शासन में जो पहला एक्ट आया वो था 1600 ईस्वी का राजलेख। अब इसमें हम देखेंगे कि कंपनी को क्या अधिकार देती है, महारानी कंपनी को क्या अधिकार देती है। राजलेख कहीं कहीं आपको बुक में मिला जाएगा, चार्टर, दोनों एक ही समझिएगा, दोनों का मतलब होता है अधिकार पत्र। तो महारानी कंपनी को क्या अधिकार देती हैं, तो महारानी कंपनी को जो पहला अधिकार देती हैं कि 15 वर्षों का इसे व्यापारिक एकाधिकार देती हैं। 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार, 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार। व्यापारिक एकाधिकार मतलब ये होता है कि इंग्लैंड से सिर्फ यही कंपनी काम करने जाएगी और कोई कंपनी काम नहीं करने जाएगी, इसलिए क्या लिखा गया, व्यापारिक एकाधिकार। कंपनी का नाम क्या था, तो कंपनी का जो वास्तविक नाम था कंपनी ऑफ मर्चेंट, कंपनी ऑफ मर्चेंट, कंपनी ऑफ मर्चेंट फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम इंग्लैंड फॉर ट्रेडिंग इनटू ईस्ट एशिया, फॉर ट्रेडिंग इनटू ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, ये कंपनी का वास्तविक नाम था।
तो पहला क्वेश्चन बनता है आपसे, अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है कि कंपनी को कितने वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार मिला, तो 15 वर्षों का। कंपनी का वास्तविक नाम था कंपनी ऑफ मर्चेंट फ्रॉम इंग्लैंड फॉर ट्रेडिंग इनटू ईस्ट एशिया। हम जनरली भाषा में ईस्ट एशिया बोलते हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। वो 1833 में कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया होगा। अभी कंपनी का नाम है कंपनी ऑफ मर्चेंट फ्रॉम इंग्लैंड फॉर ट्रेडिंग इनटू ईस्ट एशिया। अब जब कंपनी बनके तैयार हुई तो कंपनी में पूंजी कितना लगी थी, रकम कितनी लगी थी, तो कंपनी को बनाने में जो पूंजी लगी थी या जो रकम लगी थी वो थी 30,133 पाउंड, 30,133 पाउंड। ये आप जो देख रहे हैं 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार मिला है कंपनी को। बाद में एक राजा बनेंगे जेम्स प्रथम 1609 ईस्वी में। ये कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अभी महारानी ने सिर्फ 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार दिया है, जेम्स प्रथम इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देंगे। दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि कंपनी में कुल कितने सदस्य थे, तो कंपनी में कुल जो सदस्य थे उनकी सदस्य संख्या थी 217। कंपनी बनके तैयार होगी। अब भाई कंपनी का प्रशासन भी तो देखना है। भाई कंपनी कहाँ जा रही है, इंग्लैंड से जा रही व्यापार करने के लिए भारत या पूर्वी एशिया। जब पूर्वी एशिया व्यापार करने जा रही तो उसका हेड ऑफिस कहाँ है, इंग्लैंड के लंदन में है। तो वहां पर भी कुछ कर्मचारी चाहिए काम करने के लिए, और साथ में कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, उसका अनुशासन बनाए रखने के लिए, साथ में क्या करने, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कुछ ऐसे सदस्य होने चाहिए जो कंपनी को क्या कर सकें, रेगुलेट कर सकें या नियंत्रित कर सकें। इसके लिए एक परिषद बनाई जाएगी। उस परिषद को बोलते हैं निदेशक मंडल। उसे क्या बोलते हैं, निदेशक मंडल। और इस निदेशक मंडल में 24 सदस्य थे। इस निदेशक मंडल में 24 सदस्य थे। कहीं कहीं बुक में आपको लिखा मिल जाएगा संचालक मंडल, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। एक चीज़ है, चाहे आप निदेशक मंडल बोलिए चाहे संचालक मंडल बोलिए। कहीं कहीं आपको इंग्लिश में लिखा मिलेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कंपनी बनके तैयार हुई थी तो निदेशक मंडल की सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या थी 24। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इनका काम क्या था निदेशक मंडल का, निदेशक मंडल का मुख्यतः काम था कि कंपनी को नियंत्रित करना। साथ में कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनमें कौन कौन से कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, जैसे कंपनी कौन कौन से कर्मचारी नियुक्त करती थी, ये नियुक्त करते थे जैसे राइटर, फैक्टर नियुक्त करते थे, कंपनी में काम करने वाले सब कर्मचारी थे। साथ में सीनियर मर्चेंट नियुक्त किए जाते थे, सीनियर व्यापारी, जूनियर व्यापारी, सबको नियुक्त करने का अधिकार किसको था, निदेशक मंडल को था। इन सबकी नियुक्ति कौन करता था, निदेशक मंडल। अगर आप इतिहास भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे या आपको योगेंद्र सर जब आगे इतिहास पढ़ाएंगे तो बताएंगे, जब भारत में अंग्रेजों का शासन हो जाता है तो जब टैक्स वसूलने का काम आता है, राजस्व वसूलने का काम, तो इंग्लैंड से जो व्यक्ति आता है टैक्स वसूलने के लिए उसे बोलते थे सुपरवाइजर। उसे कौन भेजते थे, निदेशक मंडल। अब बाद में जब वारेन हेस्टिंग्स क्या हो जाता है, गवर्नर जनरल बन जाता है भारत का, तब टैक्स वसूलने के लिए आएंगे कलेक्टर। तो इनकी नियुक्ति कौन करता था, निदेशक मंडल। आगे आपको बताएंगे कि कैसे जब आईएएस की पेपर होगा तो ये कैसे इसका विरोध करेंगे, आगे आपको ये सब बताया जाएगा। तो निदेशक मंडल, संचालक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 24 थी। इनका मुख्यतः काम क्या था, इनका मुख्यतः काम था कर्मचारियों की नियुक्ति करना, जिसमें राइटर आते थे, फैक्टर आते थे, सीनियर व्यापारी, जूनियर व्यापारी, अप्रेंटिस, सबकी नियुक्ति कौन करते थे, यही व्यक्ति करते थे, निदेशक मंडल। और साथ में कंपनी के लिए नियम कानून बनाने का अधिकार किसको था, निदेशक मंडल को था। तो पहला जो अधिनियम हमने पढ़ा वो था 1600 ईस्वी का राजलेख या चार्टर। राजलेख का मतलब होता है अधिकार पत्र। तो 1600 ईस्वी के राजलेख से कंपनी को सिर्फ अधिकार दिया गया है, कंपनी को प्रशासन करने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया, कंपनी सिर्फ व्यापार करने के लिए आ रही है भारत। अब इसके आगे हम जो पढ़ेंगे, जो हमारा दूसरा अधिनियम होगा वो हमारा होगा 1726 ईस्वी का राजलेख। मूलतः क्या होता है, बुकों में 1726 ईस्वी के राजलेख की चर्चा नहीं की जाती है। आप जितनी भी अच्छी अच्छी बुकें देखिए, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया या आप देखिए सुभाष कश्यप हो गया, डीडी बसु हो गया, इन सब में 1726 ईस्वी के राजलेख की चर्चा बहुतायत नहीं की जाती है। लेकिन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ये है आपका दूसरा अधिनियम जिसे बोलते हैं 1726 ईस्वी का अधिनियम या 1700 ईस्वी का चार्टर, आप लिख लीजिए चार्टर या राजलेख। तो आप देख रहे हैं 1600 ईस्वी में कंपनी बनके तैयार हो गई है। अब आप पढ़ के रहे हैं अधिनियम 1726, लगभग 126 साल हो गया। और 126 साल में कंपनी ने क्या कर लिया था, कलकत्ता हो आपका, चाहे बंबई हो, चाहे मद्रास हो, इन सब पे उन्होंने क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और जहां पे इनका अधिकार हो गया था, कब्जा हो गया था, उसे बोलते थे प्रेसिडेंसी नगर। और यहाँ पे जब इनका शासन संचालित किया जाता था और जिसके माध्यम से किया जाता था उसे बोलते थे गवर्नर। तो जैसे आपने सुना होगा इतिहास में, सर आपको आगे बताएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा होगा अभी, कलकत्ता में क्या हुआ था, इन्होंने अपना एक किला बनाया था जिसे बोलते हैं फोर्ट विलियम्स।
विलियम्स नाम से एक किला बनाया था। उसके बाद आपने सुना होगा मद्रास में इन्होंने अपना एक किला बनाया था जिसे बोलते हैं सेंट जॉर्ज। तो इन सब की जो कब्जे बंदी करके या किले बंदी करके ये शासन करते थे, इनका शासन किसके माध्यम से देखा जाता था? चाहे कलकत्ता हो, चाहे मद्रास हो, चाहे बंबई हो, इनका शासन देखा जाता था गवर्नर के माध्यम से। और जब गवर्नर के माध्यम से देखा जाता था तो इसी के लिए इनको अधिकार देने के लिए या आप कहते हैं इन्हें पावर देने की, शक्ति देने के लिए जो अधिनियम लेके आया गया मूलतः उसे बोलते हैं 1726 ईस्वी का चार्टर या राजलेख। क्यों दिया गया? क्योंकि आप जानते हैं निदेशक मंडल कहाँ बैठ रहे हैं, सीधी सी बात है बैठ रहे हैं इंग्लैंड में। अब वो भारत के प्रशासन से अनभिज्ञ हैं, वो कैसे जानेंगे भारत में प्रशासन कैसे चलाना है? तो उन्होंने क्या किया, ये जो कलकत्ता, मद्रास और बंबई के गवर्नर थे इन्हें कुछ अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? कानून बनाने का अधिकार, कि अब आप कानून बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी कि आप जो कानून बनाएंगे वो आंग्ल विधियों के विपरीत नहीं होना चाहिए, साथ में युक्त होना चाहिए यानी रीजनेबल होना चाहिए, और साथ में आप जो कानून बनाएंगे वो कानून इंग्लैंड में बैठी जो निदेशक मंडल है उसके द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है। वहां से आपको परमिशन लेना पड़ेगा या उन्हें आपको दिखाना जरूर पड़ेगा। तो इस अधिनियम के माध्यम से एक ही प्रावधान किया गया था, वो जो प्रावधान था कि कलकत्ता, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इन जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को जो शासन संचालित करते थे उन्हें हम कहते थे गवर्नर। तीनों प्रेसिडेंसियों का जो शासन संचालित होता था वो गवर्नर के माध्यम से होता था। गवर्नर को क्या अधिकार दिया गया? गवर्नर को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, कानून बनाने का अधिकार दिया गया। लेकिन कंडीशन क्या रखी गई थी कि आप जो कानून बनाएंगे वो क्या होगा? आंग्ल विधियों के विपरीत नहीं होगा। पहली कंडीशन, आंग्ल विधियों मतलब निदेशक मंडल जैसे विधि बनाती आपको भी वैसे ही विधि बनानी पड़ेगी, उसके विपरीत आप कोई कानून नहीं बनाएंगे, आंग्ल विधियों के क्या होगी? विपरीत ना हो। और दूसरा क्या रखा गया कंडीशन? दूसरा कंडीशन रखा इन्होंने कि आप जो कानून बनाएंगे वो युक्त होना चाहिए। युक्त मतलब क्या होता है? रीजनेबल होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। ये इनका दूसरी शर्त थी। और तीसरी शर्त क्या थी कि आप जो कानून बनाएंगे, चाहे कलकत्ता के गवर्नर बनाए, चाहे बंबई के गवर्नर बनाए और चाहे मद्रास के गवर्नर बनाए, तीनों को क्या अधिकार दिया गया था? तीनों के अधिकार दिया गया था कि आप कानून बनाइए, लेकिन आप जो कानून बनाएंगे वो आंग्ल विधियों के विपरीत ना हो, साथ में प्रासंगिक हो। और तीसरी कंडीशन जो उन्होंने रखी थी कि आप जो कानून बनाएंगे वो निदेशक मंडल के द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है। ये 1726 ईस्वी का आपका क्या है? राजलेख है। अब इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने से पहले हम उसके पीछे के कुछ रीजन को समझेंगे, या आप ऐसा समझ लीजिए पृष्ठभूमि को समझेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया क्यों गया। भाई आखिर ऐसी क्या समस्याएं हो रही थी कंपनी के सामने कि बार बार उन्हें एक्ट लेके आना पड़ा है, बार बार उन्हें नियम बनाने पड़े? तो कुछ ना कुछ समस्याएं रहेंगी। क्या समस्याएं थी आप इन्हें अब आगे देखिएगा। अब इसके बाद जो अधिनियम लेके आया जाएगा उसे बोलते हैं 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के पीछे जो कारण है या जो पृष्ठभूमि है उसे आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आप उस पृष्ठभूमि को समझ गए, अक्सर ऐसा भी होता है अगर आप पृष्ठभूमि समझ ले रहे हैं तो आपको प्रावधान रटना नहीं पड़ेगा। भाई अगर आपको ये पता है कि मार क्यों हुई है तो कौन मार खाया, कौन नहीं मार खाया, क्या सही है क्या गलत है आपको पता चल जाएगा। तो सीधा सा यहाँ पर भी है कि अगर आपको पृष्ठभूमि पता है, बैकग्राउंड पता है, तो आपको प्रोविजन या प्रावधान रटने की जरूरत नहीं। पृष्ठभूमि क्या थी? पृष्ठभूमि ये थी कि आप इतिहास में पढ़ेंगे एक युद्ध हुआ था 1757 का प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। अब प्लासी के युद्ध से आप ऐसा कह सकते हैं कि अंग्रेज क्या करते हैं, भारत में अपना प्रशासन का विस्तार करना शुरू करते हैं। 1757 का प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो बंगाल का एक नवाब था, उसका नाम था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, और अंग्रेजों की तरफ से जो व्यक्ति लड़ा था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में जीत हुई अंग्रेजों की, और जब ये जीत हुई, इस जीत के बाद ही बंगाल का गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव। अब जब बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बना तो क्या करता है, कंपनी का प्रशासनिक विस्तार करना शुरू कर देता है। अभी तक वो क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, अब वो प्रशासन में हस्तक्षेप करेंगे, वो भारत के प्रशासन में क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। तो कौन बनता है गवर्नर? रॉबर्ट क्लाइव। एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव।
अभी आप कहेंगे सर बंगाल का प्रथम गवर्नर इसे हम क्यों कहते हैं? भाई उससे पहले भी तो तमाम गवर्नर थे। इसे आप तो बताए थे, अभी कलकत्ता में गवर्नर थे, बंबई में थे, मद्रास में थे, तो हम बंगाल का प्रथम गवर्नर इसे क्यों मानते हैं? क्यों तो अभी तक जो गवर्नर शासन कर रहे थे वो कंपनी के व्यापार को नियंत्रित कर रहे थे। ये ऐसा पहला गवर्नर है जो क्या करेगा, व्यापार को नियंत्रित करेगा, साथ ही साथ में क्या करेगा, भारत के प्रशासन में भी हस्तक्षेप करेगा। इसलिए बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। अब रॉबर्ट क्लाइव ने जब 1757 का प्लासी का युद्ध जीत लिया, प्रशासन पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, इसी बीच में एक युद्ध और हो जाता है। उस युद्ध का नाम था 1764 का बक्सर का युद्ध। 1764 का बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध में लड़ेगा कौन कौन? 3 लोग लड़ते हैं भारत की तरफ से। आप कैसा कर सकते हैं? 3 लोग। एक लड़ेंगे शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, एक लड़ेंगे शुजाउद्दौला, और एक व्यक्ति लड़ता है मीर कासिम, और उनकी तरफ से अंग्रेजों की तरफ लगता है हेक्टर मुनरो। तीनों जब आपस में लड़ते हैं, चारों आपस में लड़ते हैं, तो जीतते कौन? अंग्रेज। और जब जीत जाते हैं, जब संधि करने की बात आती है, तो संधि करने के लिए इंग्लैंड से बुलाया जाता है किसको? रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? संधि करता है किससे? शाह आलम द्वितीय से। और जब शाह आलम से द्वितीय से संधि करता है तो क्या करता है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार अपने पास रख लेता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार क्या कर लेता है? अपने पास रख लेता है। और जब दीवानी अधिकार अपने पास रख लेता है तो धीरे धीरे क्या करेगा, अब जितना भी टैक्सेशन होगा, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार का हो, चाहे उड़ीसा का हो, ये वसूलने का काम कौन करेगा? या माल गुजारी वसूलने का काम कौन करेगा? कंपनी करेगी। कंपनी करने मतलब क्या होगा? गवर्नर करेंगे। अब यहीं से क्या हो जाती है, जब 1765 की संधि होती है, और 1765 से लेके आप देखेंगे 1772 ईस्वी तक, इसी को बोला जाता है भारत की लूट। क्या बोला जाता है? भारत की लूट। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव क्या कर देता है, बंगाल में लगा देता है द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या होता है आगे आपको बताएंगे पूरा विस्तार में। एक द्वैध शासन होता है, एक होता है द्वैध प्रणाली, तो आगे आपको बताया जाएगा। ये क्या लगा देते हैं, 1765 ईस्वी में लगा देता है द्वैध शासन। अब जब द्वैध शासन लग जाता है तो टैक्स वसूलने का काम कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है, लेकिन पुलिस व्यवस्था या प्रशासन देखना काम कौन चला रहा है, नवाब चला रहा है। सारा पैसा किसके पास जा रहा है, कंपनी के। नवाब क्या करिए, बिना पैसे के तो भाई आप प्रशासन देख नहीं सकते, तो नवाब के पास पैसा आ नहीं रहा है। इसी कहा जाता है भारत की द्वैध या भारत की लूट कहा जाता है। इसमें क्या हुआ कि कंपनी क्या कर रही है, पैसे को रख रही है अपने पास। कंपनी के जो कर्मचारी वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, पैसा खूब कमा रहे हैं। कर्मचारी जो है पैसा खूब कमा रहे हैं। अब कर्मचारी जब पैसा कमा के कहाँ जा रहे हैं, इंग्लैंड में जा रहे हैं, तो इंग्लैंड के अन्य लोग इन्हें देख के दंग रह जा रहे हैं। भाई इतना पैसा एक कंपनी कमा रहे हैं कि मतलब एक नवाब की उपाधि ने, नवाब कहा जाता था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जब भारत, जो कंपनी के कर्मचारी थे जो भारत से इंग्लैंड जाते थे, उन्हें नवाब की संज्ञा से दिया जाता, उपाधि दी जाती थी। क्यों? क्योंकि इतना पैसा ये कमाते थे जैसे लगता था एक राजा की जिंदगी ये जी रहे हों। तो कंपनी क्या करी, कंपनी कर्मचारी तो पैसा कमा रहे, लेकिन कंपनी धीरे धीरे क्या हो रही, घाटे में जा रही है। कंपनी घाटे में क्यों जा रही है? जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स अफसर होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर टैक्स का जो पैसा मिल रहा है अपनी जेब में रख लें और सरकार की कोष में ना दें, तो सरकार क्या धीरे धीरे घाटे में जाएगी, लेकिन इनका तो विकास होगा ही। तो ऐसे हो रहा था कर्मचारी क्या कर रहे थे, कंपनी के पैसा अपने पास रख रहे थे और कंपनी को पैसा नहीं दे रहे थे। जब कंपनी घाटे में जाने लगी तो कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश संसद से ऋण की मांग कर दी। और जब ब्रिटिश संसद से ऋण की मांग कर दी तो ब्रिटिश संसद के जितने भी सदस्य थे सब क्या रह गए, दंग रह गए कि भाई कंपनी के कर्मचारी इतना पैसा कमा रहे हैं और कंपनी क्या हो रही है, घाटे में जा रही है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। और उन्होंने एक क्या बनाई, समिति बनाई, गुप्त समिति बनाई, एक गुप्त समिति बनाई। उस गुप्त समिति ने बताया कि कंपनी में क्या हो गया है, भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है। इस भ्रष्टाचार को अगर समाप्त करना है तो कंपनी पर नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब कंपनी को नियंत्रण करना ज्यादा जरूरी है तो उसी के लिए जो एक्ट लेके आया गया उसी को हम क्या बोलते हैं, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग मतलब ये होता है कंट्रोल करना। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो एक्ट लेके आया गया था उसे ही हम क्या बोलते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और एक साथ साथ और क्या कारण था इस एक्ट को लाने के पीछे, जैसे मान लीजिए ये आपका बंगाल था, यहाँ पे लगभग ये आपका बंबई है और यहाँ पे आपका लगभग पड़ता था मद्रास। अब इन मद्रास से पहले यहाँ पे था लगभग, आप ऐसा मान लीजिए मद्रास पहले यहाँ पे था, कर्नाटक के पास मद्रास था। ठीक, इन तीनों में क्या था, गवर्नर थे। और गवर्नर क्या करते थे, अलग अलग प्रांतों के गवर्नर अलग अलग अपना शासन करते थे।
लेकिन इन तीनों में आपस में भी सामंजस्य नहीं था। मान लीजिए अगर बंबई का गवर्नर क्या कर रहा है, मराठों के साथ युद्ध लड़ रहा है, तो कहीं कहीं बंगाल का गवर्नर इनसे कोई संधि कर ले रहा है। अगर मद्रास का गवर्नर हैदराबाद से कोई संधि कर रहा है तो पता लगे ये गवर्नर क्या कर रहे हैं, इनसे युद्ध कर ले रहे हैं। तो जो कलकत्ता, बंबई और मद्रास के गवर्नर थे, इनमें भी आपस में सामंजस्य नहीं था। तो इनको भी नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट लेके आ गया उसे क्या बोलते हैं, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से जो सबसे बड़ा प्रावधान किया गया, जो सबसे बड़ा प्रोविजन किया गया, वो हमारा पहला प्रोविजन है कि बंगाल का जो अभी तक गवर्नर था उसे अब बना दिया गया गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर अब क्या बनेगा, गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल बनने का मतलब यही है कि जो अन्य प्रांतों के गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल के क्या हो जाएंगे, अधीन हो जाएंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाएंगे। अधीन होने से तात्पर्य इनसे कहा गया कि अगर अब अपना आप कोई सैन्य काम करते हैं, किसी से संधि करते हैं, तो आपको बंगाल के गवर्नर जनरल से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा या पूछना पड़ेगा। आप अपने आंतरिक मामलों में क्या करते हैं उससे गवर्नर जनरल को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप किसी से युद्ध करते हैं, किसी से संधि करते हैं, तो आपको बंगाल के गवर्नर जनरल से क्या करना पड़ेगा, एक बार पूछना पड़ेगा। तो पहला प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर क्या बन गया, गवर्नर जनरल बन गया। अब इस पे जब काम का बोझ बढ़ गया ज्यादा, भाई अभी तक गवर्नर था, गवर्नर जनरल हो गया, तो इसकी सहायता के क्या किया गया, एक 4 सदस्यीय परिषद रखी गई। एक 4 सदस्यीय परिषद रखी गई, 4 सदस्यीय परिषद। और इसी को बोला जाता है गवर्नर जनरल की परिषद। इसी को बोला जाता है गवर्नर जनरल की परिषद। इन 4 सदस्यीय परिषद में कौन कौन 4 सदस्य थे। पहला जो सदस्य था उसका नाम था क्लेवेरिंग। दूसरा जो सदस्य था वो था मानसन। तीसरा सदस्य जो था उसका नाम था बॉरवेल। और चौथा जो सदस्य था उसका नाम था फिलिप फ्रांसिस। ये 4 सदस्य थे, गवर्नर के अधीन क्या करते थे, शासन करते थे, या गवर्नर के लिए काम करते थे, या गवर्नर जनरल की सहायता करते थे। तो कौन कौन सदस्य, एक क्लेवेरिंग थे, एक मानसन थे, एक बॉरवेल थे, एक फिलिप फ्रांसिस थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य कौन थे। इसी में से आपको क्या करेंगे, एक नाम लिख देंगे, 3 नाम नहीं लिखेंगे, आपको उसी में से सही विकल्प को क्या करना है, चुनना है। तो आप याद रखिएगा कि बंगाल का जो गवर्नर है अब क्या बन जाएगा, गवर्नर जनरल। ये जो गवर्नर जनरल बनता है उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स की सहायता के लिए 4 सदस्यीय क्या बनाएगी, परिषद बनाएगी। इसी को बोला जाता है गवर्नर जनरल की परिषद। ये हमारा पहला प्रावधान हो गया। अब दूसरा प्रावधान क्या था, दूसरा प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद का जो निर्णय होगा वो हमेशा किससे होगा, गवर्नर जनरल की परिषद का निर्णय, गवर्नर जनरल की जो परिषद होगी उसका निर्णय हमेशा बहुमत से लिया जाएगा। निर्णय हमेशा बहुमत से लिया जाएगा। बहुमत से लेने का मतलब क्या है, आप देख रहे हैं 4 + 1 5 लोग हैं, 5 में से 3 लोग जिधर हो जाएंगे उन्हीं की बात माना जाए। गवर्नर जनरल कितनी भी अपनी ताकत लगा दे, कितनी भी अपनी पावर लगा दे, कितना भी अपने आप को बॉस समझ ले, लेकिन उससे चलने वाली नहीं थी अगर 3 सदस्य एक तरफ हो जाते तो इसीलिए कहा गया गवर्नर जनरल की परिषद का निर्णय हमेशा कैसे लिया जाएगा, बहुमत से लिया जाएगा। ये दूसरा प्रावधान है। तीसरा प्रावधान क्या किया गया था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इसमें क्या हुआ, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश रखे गए। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे या चीफ जज थे उनका क्या नाम था, सर एलिजा इम्पे। ये कई बार पूछा गया है कि 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बना उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। ये आप यह ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दूसरा, अन्य न्यायाधीश में कौन कौन थे, अन्य न्यायाधीश में जो थे उनका नाम था, एक का नाम था हाइड, एक का नाम हाइड था, एक का नाम चैम्बर्स था, एक का नाम था लेमिस्टर। ये 3 क्या थे, सदस्य थे, हाइड, चैम्बर्स एंड लेमिस्टर। और क्या प्रावधान किया गया इस अधिनियम के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से जो चौथा प्रावधान किया गया कि कंपनी को अब कहा गया कंपनी के कर्मचारी, कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं, अगर उन्हें निजी व्यापार करना है तो लाइसेंस लेना अनिवार्य है। निजी व्यापार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। निजी व्यापार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। साथ में और प्रावधान क्या किया गया कि अब कंपनी के कर्मचारी किसी प्रकार का दान या उपहार नहीं लेंगे, दान या उपहार
नहीं लेंगे। तो इस अधिनियम के माध्यम से इतने प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनेगा? वारेन हेस्टिंग्स। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य रखे जाएंगे। कौन कौन? एक कलवेरिंग रखा जाएगा, एक मानसन रखा जाएगा, एक बारवेल, एक फिलिप। साथ में क्या होगा? इनका निर्णय हमेशा बहुमत से लिया जाएगा। तीसरा प्रावधान क्या किया गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजाबेथ। अन्य न्यायाधीश कौन थे? हाइड, चैम्बर्स और लेमिस्टर। चौथा प्रावधान क्या है कि जो कर्मचारी होंगे वो अब निजी व्यापार नहीं करेंगे, और निजी व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। पांचवा क्या है? उन्हें कोई दान उपहार अब नहीं दिया जाएगा। भारत के तरफ से उन्हें कोई दान या उपहार लेने से मना कर दिया गया। ये हमारे क्या थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ प्रावधान थे। तो आपने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया था? कंपनी में सुधार करने के लिए। लेकिन किसी एक एक्ट के माध्यम से कंपनी में आप इतना बड़ा सुधार कर दिए, लेकिन पूर्णतः सुधार नहीं हो पाया था। अभी सुधार क्या बाकी था? क्योंकि आप देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो भाई बंगाल है। बंगाल का राजा कौन है? मूलतः देख लीजिए गवर्नर जनरल। लेकिन यहीं पे क्या बन के तैयार हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट भी बन के तैयार हो रहा है। अब इनके बीच में द्वंद्व हो जाता था। क्यों? क्योंकि क्षेत्राधिकार निश्चित नहीं था। क्षेत्राधिकार निश्चित मतलब यह था कि किसका क्या काम होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा, गवर्नर जनरल क्या काम करेगा, काम निश्चित नहीं था। पहले क्या था? गवर्नर जनरल ही या गवर्नर ही सारा काम देखता था, वही कानून बनाता था, वही दंडित करता था, वही टैक्स वसूलता था। लेकिन अब क्या बन गया? सुप्रीम कोर्ट। अब इनके कार्यों को भी प्रभावित करने की जरूरत थी। इन दोनों में आपस में जो कंट्राडिक्शन, जो विवाद होता था, उसको सुलझाने के लिए जो एक्ट लेके आ गया उसे ही बोलते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट के माध्यम से क्या किया जाएगा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कहीं कहीं बुक में आपको लिखा संशोधनात्मक अधिनियम, तो आप एक ही समझिएगा, दोनों एक ही चीजें, कोई अलग नहीं है। सेटलमेंट। इसमें पहला प्रावधान क्या किया गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, गवर्नर जनरल जो था, उसे एक बहुत बड़ा अधिकार दिया गया। और कौन सा अधिकार दिया गया? उसे कहा गया आप बंगाल के लिए तो कानून बनाएंगे, साथ में बिहार के लिए भी कानून बनाएंगे और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाएंगे। उड़ीसा के लिए भी कानून बनाएंगे। अभी तक कानून बनाने का अधिकार सिर्फ एक था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए बनाते थे। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत वो बनाएंगे कानून, किसके लिए? बंगाल के लिए भी बनाएंगे, बिहार के लिए भी और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाएंगे। कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। दूसरा कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उस काउंसिल को या उस परिषद को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। इसका मतलब क्या? अधिकार क्षेत्र से बाहर करना। अधिकार क्षेत्र से बाहर करने का मतलब ये था कि अभी तक गवर्नर जनरल जो काम करते थे या गवर्नर जनरल की परिषद जो कानून बनाती थी, उन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में क्या करना पड़ता था? पंजीकृत करवाना पड़ता था, बताना पड़ता था। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल को क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया तो आप ध्यान दे दीजिए, यहीं पे क्या शुरू होता है? शक्तियों का पृथक्करण। क्या शुरू होगा? शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण आप अनुच्छेद 50 में पढ़ते हैं कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाएगा। तो उसकी शुरुआत आप लगभग देख रहे हैं यहीं से हो जा रही है कि गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल अलग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी अलग हो रहा है। इसी कहा जाता है शक्तियों का पृथक्करण की शुरुआत कहाँ से होती है? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट से। तो आज आपने जो अधिनियम पढ़ा, उन अधिनियमों में सबसे पहला अधिनियम आपने पढ़ा 1600 ईस्वी का राजलेख, दूसरा पढ़ा आपने 1726 ईस्वी का राजलेख, तीसरा पढ़ा आपने 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, और चौथा आपने पढ़ा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसी में एक प्रावधान और किया गया था, जो प्रावधान था कि सुप्रीम कोर्ट को राजस्व मंडल की अधिकारिता से भी दूर रखा गया। राजस्व की अधिकारिता से दूर रखा गया कि राजस्व कितना टैक्स वसूलते थी कंपनी या गवर्नर जनरल, उसे भी बताना पड़ता था। अब कहा गया राजस्व की अधिकारिता से भी सुप्रीम कोर्ट को दूर कर दिया गया, गवर्नर जनरल इनसे दूर हो गई। ये मुख्यतः आपके इस अधिनियम के 4 प्रावधान थे। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा वीडियो और अपना पेन डाउन कर लीजिएगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, मैं इसी तरह व्हाइट बोर्ड पे लिखता रहूँगा। और आपसे मेरी विनती है, निवेदन कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।